पार्ट 2। लाहौर रेजोल्यूशन से पाकिस्तान के क़याम तक अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूं। यह एआई की मदद से तैयार की गई एक हिस्टोरिकल रिक्रिएशन है। इस वीडियो का मकसद तारीख को दिलचस्प और तलीमी अंदाज में पेश करना है। पिछले हिस्से में मैंने आपको अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई सफ़र और सियासत में कदम रखने की कहानी सुनाई थी। आज मैं आपको उस मोड़ पर ले चलता हूं जहां से पाकिस्तान का ख्वाब और ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हुआ। 1940 का साल था। हिंदुस्तान की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी थी। मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बेचैनी बढ़ रही थी। हमें महसूस हो रहा था कि अगर वक्त पर दुरुस्त फैसले न किए गए तो आने वाली नस्लैन मुश्किलात का सामना करेंगी। इसी पसे मंजर में लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास मुनाकिद हुआ। हर तरफ से लोग उम्मीद के साथ वहां पहुंचे। सियासी रहनुमा, तलाबा, तजीर और आम शहरी सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। हमारे मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा? इसी इजलास में एक ऐसी करारदाद पेश की गई जिसने तारीख का रुख बदल दिया। बाद में इसी को लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से याद किया गया। ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं था। ये उन लाखों मुसलमानों की उम्मीदों की आवाज़ थी जो अपने सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। उस दिन के बाद मेरी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। हर शहर का सफ़र, हर मीटिंग, हर तकरीर, हर मुलाकात सिर्फ एक मकसद के लिए थी, अपनी कौम का मुकद्दर बेहतर बनाना। मैंने हमेशा कोशिश की कि हर बात दलील और कानून की बुनियाद पर की जाए। मेरा यकीन था कि मजबूत मुकीफ आवाज़ बुलंद करने से नहीं, मजबूत दलील से बनता है। अगले चंद सालों में सियासी सूरत हाल और भी पेचीदा होती गई। ब्रिटिश हुकूमत अपनी पॉलिसी बना रही थी। मुख्तालिफ सियासी जमातें अपने अपने नुक्ताए नज़र पर कायम थीं। हर मुलाकात एक नया चैलेंज लेकर आती थी। कभी उम्मीद पैदा होती, कभी मायूसी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हमेशा अपने साथियों से कहा कि डिसिप्लिन और सब्र के बगैर कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती। जब भी मैं किसी इजलास में जाता था, मेरी कोशिश होती थी कि लोग जज्बात से ज़्यादा अकाल और दलील की ज़बान समझें। सियासी गुफ्तागू का मकसद किसी को शिकस्त देना नहीं होता, बल्कि बेहतरीन मुस्तकबिल तलाश करना होता है। 1945 और 1946 के इंतखाबात बहुत अहम साबित हुए। उन नतीजों ने यह जाहिर किया कि बहुत से मुसलमान मुस्लिम लीग की क़यादत पर भरोसा करते हैं। इससे हमारा मौक़िफ़ और मजबूत हुआ। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए। कभी लंबी बहस होती, कभी फैसले करीब लगते, और कभी सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ता। हर दिन एक नया इम्तिहान था। मैं जानता था कि तारीख सिर्फ जाज़बे से नहीं लिखी जाती। उसके लिए हिकमत, सब्र और मुस्तकिल मेहनत की ज़रूरत होती है। आखिरकार 1947 का साल आ गया। यह वो लम्हा था जिसका इंतज़ार सालों से किया जा रहा था। अगस्त 14, 1947। पाकिस्तान दुनिया के नक्शाए पर एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभार कर सामने आया। लेकिन इस खुशी के साथ बहुत से गम भी थे। तकसीम के दौरान बेशुमार लोगों को हिजरत करनी पड़ी। कई खानदान अलग हो गए। कई लोगों ने अपनी जान और अपना घर खो दिया। उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान का क़याम सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं था, ये इंसानी हिम्मत, उम्मीद और इस्तिकामत की भी कहानी थी। जब मैंने गवर्नर जनरल के तौर पर जिम्मेदारी संभाली तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, एक नया मुल्क कैसे चलाया जाए? न काफ़ी इदारे, न ज़्यादा वसैल, न मजबूत माशी बुनियाद, लेकिन उम्मीद बहुत मजबूत थी। मेरा यकीन था कि अगर कौम मेहनत करे तो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। मैंने हर पाकिस्तानी से यही कहता था कि मुल्क की तरक्की सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, हर शहरी की भी जिम्मेदारी है। आज जब आप पाकिस्तान को देखते हैं तो याद रखिए, हर तरक्की के पीछे उन लोगों की मेहनत और कुर्बानियां हैं जिन्होंने इस वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे, मेरी कौम के नाम पैगाम क्या था, और आज के नौजवान मेरी ज़िंदगी से कौन से सबक हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।